हेलो गाइस, नमस्कार। मैं हूं पोखरराम बामणिया। आप सबका पुनः हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे जो मॉर्फोलॉजी ऑफ एंड्रोगेम्स है या पुष्पीय पादपों की जो आकार की है, उसमें हमने जड़, तना, पत्ती, फल, फूल, बीज यहाँ तक बात की। अब इस चैप्टर के अंदर हम जो एंजियोस्पर्म है उसके जैसे एक बीजपत्री और द्विबीज दो भाग हमने कल बात की थी। तो जो द्विबीजपत्री वर्ग है उसको आगे कुल में बांटा जाता है, या एक बीजपत्री जो वर्ग है उसमें आगे जो कुल है, कुल मिलाकर हम जो तीन फैमिलीज है उसके बारे में इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। और ये जो तीन फैमिलीज हम कंप्लीट पढ़ लेंगे, इसी के साथ हमारा ये जो चैप्टर है वो क्लोज हो जाएगा। फाबेसी कुल के बारे में बात करते हैं। फाबेसी जो कुल है ये इसको पहले पेपिलियोनोइडी कहा जाता था, और वर्तमान में यह जो लेग्यूमिनेसी कुल है इसका एक उपकुल है। लेग्यूमिनेसी जो कुल है इसको तीन उपकुल में बांटा जाता है, तो उसका यह एक उपकुल है फाबेसी। अब ये हम बात कर रहे हैं द्विबीजपत्री कुल की, तो द्विबीजपत्री जो कुल है इसका नाम है लेग्यूमिनेसी, और लेग्यूमिनेसी का उपकुल है फाबेसी। इसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। तो देखिए यह जो फाबेसी कुल है इसके कायिक लक्षण, कायिक लक्षण में हमने पहले बात की, जड़, तना, पत्ती के बारे में बात होगी। तो जो कायिक लक्षण है इसमें देखो ये इसके अंदर वृक्ष आते हैं, वृक्ष भी आते हैं उदाहरण शीशम, शाक भी आते हैं उदाहरण चना, और झाड़ियां भी आती है उदाहरण ढाक। और ऐसे पौधे हैं, ऐसे पौधे भी इसमें आते हैं जिनकी जड़ों के अंदर राइजोबियम नामक जीवाणु पाए जाते हैं, मूल ग्रंथियां पाई जाती है, जड़ों में गांठें पाई जाती है, और ये नाइट्रोजन यौगिकीकरण का कार्य भी करते हैं। तो ऐसे जो पौधे हैं उसमें आते हैं चना और मटर। मतलब ऐसे पौधे जिनमें लेग्यूम फली पाई जाती है वे पौधे हैं वो चना और मटर। इनमें जो जड़ होती है, जड़ के अंदर ग्रंथियां पाई जाती है, गांठें पाई जाती है, उसमें ये राइजोबियम जीवाणु पाए जाते हैं जो नाइट्रोजन फिक्सेशन का कार्य करते हैं, नाइट्रोजन का यौगिकीकरण का कार्य करते हैं, नाइट्रोजन को विभिन्न यौगिकों में बदलने का कार्य करते हैं। अब देखिए तना है वो सीधा हो सकता है, मतलब सीधा खड़ा हो सकता है, या प्रतान के रूप में हो सकता है। प्रतान का मतलब ऐसे वो संरचना बढ़ती है, स्प्रिंग नुमा संरचना बढ़ती है, उसको प्रतान कहा जाता है। तो ऐसा भी हो सकता है। रूट, जड़, द्विबीजपत्री पौधे हैं उनमें जड़ है वो मुसला प्रकार की होती है। जड़ कैसी होगी? मुसला मूल, और इस मुसला मूल के अंदर राइजोबियम जीवाणु पाए जाते हैं जो नाइट्रोजन यौगिकीकरण का कार्य करेंगे। अब देखो इसमें पत्तियां सरल हो सकती है, संयुक्त पिछाकार भी हो सकती है, एकांतर क्रम में पाई जाती है, और जो द्विबीजपत्री पौधे है उसके अंदर जो शिरा विन्यास पाया जाता है वो जालिकावत प्रकार का पाया जाता है। पत्तियों के अंदर शिराओं की जो व्यवस्था होती है उसको शिरा विन्यास कहा जाता है। द्विबीजपत्री के अंदर जालिकावत शिरा विन्यास पाया जाता है, और एक बीजपत्री के अंदर समानांतर शिरा विन्यास पाया जाता है। ये चीज आप एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री इनसे जोड़कर याद रख सकते हो। नेक्स्ट आते हैं पुष्पीय लक्षण। हम पुष्प के बारे में बात कर रहे हैं, तो देखो पुष्प का अध्ययन कर रहे हैं, तो पुष्प के अंदर ये जो पुष्पीय लक्षण है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो देखिए इसमें सबसे पहले पुष्प, पुष्प पूर्ण होता है। पूर्ण का मतलब ये है पुष्प के चार भाग होते हैं, बाह्य दल, दल, पुंगव और जायंग। चारों ही भाग पाए जाते हैं, उसको पूर्ण कहा जाता है। चार में से कोई भी एक नहीं होता है या एक की भी कमी होती है, उस पुष्प को अपूर्ण कहा जाता है। तो ये पुष्प पूर्ण होता है, इसका मतलब चारों भाग पाए जाते हैं। और देखिए सहपत्री होता है, और पुष्प क्रम है वो असीमाक्षी प्रकार का होता है। पुष्प क्रम हमने पढ़ा है दो प्रकार का होता है, असीमाक्षी और ससीमाक्षी। तो यहाँ पर कौन सा पाया जाएगा? असीमाक्षी। जायांग धर, जायांग धर का मतलब है पुष्प के अंदर जायांग है वो सबसे अधर होता है, सबसे ऊपर होता है, बाकी वाले जो भाग होते हैं वो नीचे होते हैं, इसको जायांग धर कहा जाता है। और ध्वजीय पुष्प होता है। ध्वजीय का मतलब इसमें जो दल होते हैं, दल का जो विन्यास होता है वो ध्वजीय प्रकार का होता है। ध्वजीय में कैसे होगा कि एक दल होगा जो पश्च दल वो बड़ा होगा, पेपिलिनस कहा जाता है, दो उसके पार्श्व में होंगे और नीचे दो होंगे वो जुड़ जाएंगे, जुड़कर एक ध्वजीय संरचना का निर्माण करते हैं। और ध्वजीय पुष्प होता है, इस वजह से इनमें एक व्यास सममिति पाई जाती है। एक ही अक्ष के द्वारा पुष्प को दो बराबर भागों में बांटा जा सकता है, इसलिए इसको ध्वजीय
और एक व्यास संयुक्त कहा जाता है। यह पुष्प है वो द्विलिंगी होता है और द्विलिंगी को इस तरह से लिखा जाता है। हम सूत्र में बात करें तो बाह्य दल की बात करते हैं। बाह्य दल संख्या में कितने हैं? 5। कैसे है? ये संयुक्त है, संयुक्त भी हो सकते हैं, पृथक भी हो सकते हैं। विन्यास कैसा है? कोर सादी या कोर स्पर्शी। विन्यास या कोर सादी होगा या कोर स्पर्शी होगा। और बाह्य दल है वो हरे रंग के होते हैं। अब दल है, दल की संख्या कितनी है? दल 5 होते हैं और ये पृथक दल ही होते हैं। इनका विन्यास कैसा होता है? ध्वजीय प्रकार का होता है। देखिए ध्वजीय के अंदर बात करें तो एक पृष्ठ दल होता है वो बड़ा हो जाता है इस तरह से। इसके बाद में 2 पार्श्व में पाए जाते हैं, ये 2 पार्श्व में होंगे और नीचे वाले जो दोनों है वो मिलकर एक नोतल जैसी संरचना का निर्माण करते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? ध्वजीय विन्यास, ध्वजीय प्रकार का दल विन्यास। तो इसको हम पेपिलिनियस या ध्वजीय प्रकार का दल विन्यास कहते हैं। तो इस तरह से ये बाह्य दल और ये दल। पुंगम की बात करते हैं तो पुंकेसर कितने होते हैं? 10 और ये द्विसंगी होते हैं। देखो पुंकेसर में हमने बात की थी, पुंकेसरों ने कितने संघ बनाए हैं, कितने ग्रुप बनाए हैं, उस आधार पे उसको संघों में बांटा जाता है। तो यहाँ पर द्विसंगी है, 10 पुंकेसर है लेकिन 2 ग्रुप में है। 2 में कैसे है? एक पुंकेसर अलग रहेगा और 9 पुंकेसर क्या करते हैं? आपस में जुड़ जाते हैं, जुड़कर अंडाशय के चारों ओर एक नलिका का निर्माण करते हैं। तो इस तरह से इसको हम द्विसंगी कहेंगे। परागकोश द्विकोष्ठी होता है। परागकोश में 2 कोष्ठ होते हैं। और जायम की बात करते हैं तो जायम में एक अंड पाया जाता है, अंडाशय ऊर्ध्ववर्ती होता है और बीजांडन्यास है वो सीमांत प्रकार का होता है। सीमांत प्रकार का बीजांडन्यास पाया जाता है। फल की बात करते हैं तो फल इसमें है वो लेग्यूम या फली प्रकार का होता है। बीज की बात करते हैं, बीज इसमें एक से अधिक पाए जाते हैं और ये जितने भी बीज होते हैं अभ्रूणपोषी होते हैं। मतलब जो भ्रूणपोष होता है वो भ्रूण परिवर्तन के दौरान समाप्त हो जाता है, शेष बचा हुआ नहीं रहता है, इसलिए इसको अभ्रूणपोषी कहा जाता है। अब देखिए हमने जो पुष्पीय लक्षणों के बारे में बात की है उसके अकॉर्डिंग पुष्प सूत्र बनेगा। तो देखिए पुष्प सूत्र के अंदर बी आर लिखा है, इसका मतलब पुष्प कैसा है? सहपत्री है। ये प्रतीक लिखा है मतलब पुष्प कैसा है? त्रिज्या सममित है। इसका मतलब क्या हो गया? बाह्य दल संख्या में कितने हैं? 5। पृथक है या संयुक्त? कोष्ठक है, इसका मतलब ये संयुक्त बाह्य दल ही है। दल की बात करते हैं, दल की ये जो व्यवस्था है इसको हम कहते हैं ध्वजीय दल विन्यास। ध्वजीय में क्या होगा? ये जो एक है ये अभी हमने बात की थी, एक दल बड़ा होता है, पेपिलिनियस प्रकार का कहलाता है और बाकी वाले जो 2 होते हैं ये पृष्ठ 2 होते हैं, ये पार्श्व में होते हैं और अग्रभाग में जो 2 होते हैं ये दोनों जुड़कर नोतल नुमा संरचना बनाते हैं। तो ये दोनों तो पृथक पृथक होते हैं, ये दोनों आपस में जुड़ जाते हैं। इस तरह से ध्वजीय दल विन्यास इसमें पाया जाता है और इस ध्वजीय दल विन्यास के कारण ही एक व्यास संयुक्त होते हैं। और पुमंग की बात करते हैं तो पुमंग में पुंकेसर कितने होते हैं? 10। 2 अलग अलग समूह होते हैं, एक अलग होता है, 9 मिलकर अंडाशय चारों नलिका का निर्माण करते हैं। तो पुंकेसर द्विसंगी होते हैं। अंडाशय की बात करते हैं, जायम की बात करते हैं तो अंडक एक होता है और अंडाशय कैसा होता है? ऊर्ध्ववर्ती अंडाशय होता है। पुष्प चित्र जब बनाते हैं तो हम ऊपर एक मात्र अक्ष बनाते हैं, ये मात्र अक्ष है। इसके बाद में जो हमने पुष्प सूत्र के अंदर जो चीजें दे रखी है वो या पुष्प के अंदर जो पुष्प के भाग पाए जाते हैं उसका चित्र के रूप में हमने प्रदर्शन किया है। सबसे बाहर क्या पाए जाते हैं? सबसे बाहर बाह्य दल है। बाह्य दल संख्या में कितने हैं? 1 2 3 4 और 5। तो बाह्य दल संख्या में 5 आपस में जुड़े हुए नहीं है तो हम कहेंगे पृथक दली, और यदि जुड़े हुए हो तो इसको ऐसे जोड़ देंगे, इसको हम कहेंगे संयुक्त बाह्य दल। इसके बाद में आते हैं दल। दल कितने हैं? दल होते हैं 5 में ये 1 प्लस 2 प्लस 2, मतलब ये दोनों पृथक पृथक है, ये दोनों जुड़े हुए हैं। इसके बाद में आते हैं पुमंग संख्या में कितने हैं? 10 में से ये 1 तो अलग था, 1 प्लस 9 ये थी व्यवस्था, 1 प्लस 9 आपस में जुड़ी हुई, तो ये है 1, बाकी 9 ये जुड़ी हुई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। जो अंडाशय है इसके चारों ओर एक नाल का निर्माण
करते हैं और सेंटर में पाया जाता है जायान, इसमें एक अंडाशय पाया जाता है और बीजांड विन्यास कैसा है, सीमांत बीजांड विन्यास है और इस सीमा में यह अंडक इसमें जुड़ा हुआ है। तो इस तरह से ये हुआ पुष्प चित्र। तो पुष्प सूत्र और पुष्प चित्र, इसके द्वारा हम उस पुष्प की कंप्लीट डिटेल है वो ज्ञात कर सकते हैं या बता सकते हैं। नेक्स्ट इसमें आता है आर्थिक महत्व, मतलब ये जो कुल है, फाबेसी कुल है, जो लेग्यूमिनेसी का जो कुल है, इसका क्या आर्थिक महत्व है, हमारे लिए इसका क्या उपयोग है। तो देखिए बहुत ही ज्यादा उपयोग है। सबसे पहले औषधि की बात करते हैं तो ये पौधे हैं, इनसे औषधि प्राप्त की जाती है। सालपान, मुलेठी, बियानी, सनिया, डाक और अपराजित, ये गलत इंपोर्टेंट जो पौधे हैं वो मैंने इसमें लिए हैं। इसके अलावा अन्य पौधे भी हो सकते हैं जो औषधि प्रदान करते हैं और इस फाबेसी कुल के अंतर्गत आते हैं। भोजन के रूप में देखिए सेम, चना, मटर, अरहर, मसूर, ये समस्त प्रकार की दालें हैं। इसके अलावा सोयाबीन, मूंगफली, इनसे तेल प्राप्त होता है। रेशे की बात करते हैं सनिया, सनिया का मतलब हम लोगों को कहते हैं हिणियों, वो है सनिया, ये हिणियों। सजावट में रेशु आ जाएगा। रंग है, रंग भी प्राप्त होता है जैसे नील, नील के लिए नील का पौधा इसमें आता है। इमारती लकड़ी प्राप्त होती है, पौधा है वो शीशम से, डेल बर्जिया शिशु। और मसाले, मेथी प्राप्त होती है, मतलब मेथी से मसाले प्राप्त होते हैं। इस तरह से ये है वो इस कुल का आर्थिक महत्व है। इस तरह से हमारे दैनिक जीवन में हम इसका उपयोग करते हैं। तो इस प्रकार हमने आज के इस वीडियो के अंदर फाबेसी जो कुल है इसके बारे में कंप्लीट डिटेल से पढ़ने का प्रयास किया। कायिक लक्षण, पुष्पीय लक्षण, पुष्प सूत्र, पुष्प चित्र और आर्थिक महत्व। धन्यवाद।